Assalamu alaikum class. Today our topic of discussion is importance of vertebrate pest management. First of all, what is pest? Any destructive animal that attacks on crops, food and livestock, etc. Vertebrate pest controls deals with the animals possessing a backbone. Now here our concern is just with vertebrate pests, so we define as vertebrate pests include any vertebrate, native or introduced, domestic or wild, which affects human health, well-being or conflicts in some way with human activities. In simple हम कह सकते हैं कि पेस्ट या वर्टिब्रेट पेस्ट ऐसे ऑर्गेनिजम्स और एनिमल्स हैं जो कि ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ जो है वो compete करते हैं और ह्यूमन लाइफ स्टॉक क्रॉप्स और फील्ड्स को डैमेज करते हैं एंड कॉजेज अ ह्यूज इकोनॉमिक लॉस. Although each vertebrate damage situation is different, a standardized approach may be used to resolve each situation. These approaches or principles describe steps used in making responsible decisions while addressing specific vertebrate damage situations. इसका मतलब ये है कि हर जो वर्टिब्रेट है उसका लाइफस्टाइल, उसका डैमेज पैटर्न डिफरेंट होता है, तो जो क्रॉप की डैमेज सिचुएशंस हैं वो भी डिफरेंट होंगी. तो हमें डिफरेंट पेस्ट के डैमेज को डील करने के लिए जो है डिफरेंट स्ट्रेटजीज या डिफरेंट अप्रोचेस जो है वो उनको इस्तेमाल करना होता है ताकि हम उसको अच्छे से ओवरकम करें और हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो इफ़ेक्टिव हो सकें. The principles are recognize the damage patterns and the species responsible, understand the biology of the pest species relative to the damage problem, know the damage management strategies and alternatives. Now next slides में हम इनको one by one जो इन approaches और principles को discuss करेंगे. The first approach is recognize the damage patterns and the species responsible. Number one, most damages is caused by a few individuals in a population. इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हमारा कोई क्रॉप लैंड है, फील्ड्स हैं, तो वहाँ पे डिफरेंट एनिमल्स की पॉपुलेशन हो सकती है. वहाँ पर जो है वो बर्ड्स की पॉपुलेशन भी होगी और वहाँ पर मैमल्स भी हो सकते हैं. तो हमने रिकॉग्नाइज ये करना है कि कौन सी स्पीशीज़ जो है वो रिस्पॉन्सिबल है डैमेज कॉज करने में, और हमने साथ में ये भी रिकॉग्नाइज करना है कि उसका डैमेज पैटर्न कैसा है. ठीक है. और सेकंड पॉइंट इसमें आ जाता है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज द डैमेज अर्ली एंड द एनिमल कॉजिंग इट. दूसरी अहम बात इसमें ये है कि हमने जल्द से जल्द कोशिश करनी है कि हम अगर हमने कोई क्रॉप्स हैं या फील्ड्स कल्टीवेट किए हैं तो उसमें अगर कोई डैमेज हो रहा है तो हम उसको जितनी जल्दी जो है वो डिटेक्ट कर लेंगे उतना जो है वो हमें फ़ायदा होगा. और दूसरा यही पॉइंट है कि हमने डिटेक्ट करना है कि कौन सी स्पीशीज़ जो है वो रिस्पॉन्सिबल है क्रॉप्स के अंदर डैमेज काज करने में. ये फर्स्ट पॉइंट अब इसका देखें, अर्ली डिटेक्शन कैन रिजल्ट in reduction or elimination of the damage at a stage when it may be less expensive to control. अर्ली डिटेक्शन अगर हम कर लेते हैं तो उसका फ़ायदा हमें क्या होता है कि जो डैमेज है वो हम अर्ली स्टेज पे ही उसको कंट्रोल मेथड्स अप्लाई करेंगे और ओवरकम कर लेंगे. इससे क्या होगा, हमारा जो कंट्रोल अगर हमें लेट हो जाता है, टाइम जो है वो काफ़ी देर बाद हम उसको नोटिस करते हैं डैमेज को, तो फिर जब हम मेथड्स अप्लाई करेंगे तो हमारा एक्सपेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, हमारा टाइम जो है वो ज़्यादा उसमें गुजर चुका है. तो इस वजह से हमें फिर ज़्यादा मेथड्स जो है वो देर तक लगाने होंगे और डिफरेंट टैक्टिक्स हम यूज़ करेंगे. तो जितनी ज़्यादा हम लेट करेंगे, इग्नोर करते रहेंगे, बाद में उसको ओवरकम करने के लिए फिर हमें बहुत ज़्यादा अपने जो मेथड्स जो है वो कॉस्टली मेथड भी लगाने पड़ सकते हैं. It will also affect fewer animals and use smaller amounts of pesticides or lethal methods. दूसरा एडवांटेज इसका ये है, अगर हम डैमेज पैटर्न को अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं तो उससे जब हम अपना कोई भी कंट्रोल मेथड अप्लाई करते हैं तो उसका हमारी प्रैक्टिस में जितने भी जो पेस्ट आते हैं उनकी कम नंबर या कम तादाद जो है उससे जो है उसके ऊपर इफ़ेक्ट होगा और कम एनिमल्स जो हैं वो उससे कह रहे हैं कि डिस्ट्रॉय होंगे.
एंड यूज स्मॉलर अमाउंट्स ऑफ पेस्टिसाइड्स और लीथल मेथड्स। और इसका यही एडवांटेज है कि हम जल्दी डिटेक्ट करेंगे तो हमें स्मॉलर अमाउंट पेस्टिसाइड्स की यूज़ करनी पड़ेगी, और या कोई भी अगर हम कोई दूसरा मेथड भी यूज़ करते हैं तो इससे हमारा जो है वो बजट मेंटेन रहेगा। तो अब देखिए फ्यूअर एनिमल्स अगर डिस्ट्रॉय होते हैं तो ये हमारे रूल्स और रेगुलेशंस को भी हमने फॉलो करना होता है कि हम किसी भी एनिमल की स्पीशीज़ को ऐसे किल नहीं कर सकते या पेस्टिसाइड से उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, क्योंकि हमने अपने इकोसिस्टम को भी मेंटेन करना है। इकोसिस्टम की मेंटेनेंस जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अर्ली डिटेक्शन के फ़ायदे यही हैं कि लेस एक्सपेंसिव होगा और फ्यूअर एनिमल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय होंगे, और हमारा पेस्टिसाइड और या कोई भी हमें दूसरा लीथल मेथड यूज़ ही नहीं करना पड़ेगा अगर हम उसको जल्दी डिटेक्ट कर लेते हैं। नाउ अब इसका सेकंड पॉइंट देखें, डिलेड कंट्रोल एफर्ट्स। अगर हमें लेट हो जाता है तो फिर उसके क्या नताइज होंगे, क्या जो है वो उसके रिजल्ट्स होंगे। डिलेड कंट्रोल एफर्ट्स में रिजल्ट इन हैबिटेट कंडीशनिंग। This make the site more attractive to additional animals and future damage। मतलब अगर हम लेट करते हैं, हम इग्नोर करते हैं, हम उसको जो है फोकस नहीं करते कि हमारे क्रॉप्स में जो है डैमेज कॉज कर रही हैं स्पीशीज़ या एनिमल्स हमारी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो अगर देर हो जाती है तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि ये हैबिटेट कंडीशनिंग पे जाएगा। हैबिटेट कंडीशनिंग क्या है कि एक एनिमल है जो कि क्रॉप्स में रेजिस्ट कर रहा है, वो वहाँ पर फिर क्या होता है अगर हम उसको कंट्रोल नहीं करते तो वो उसके लिए मोर अट्रैक्टिव हो जाता है और फेवरेबल हो जाता है। लेकिन अगर हम उसको कंट्रोल नहीं कर रहे, कोई पेस्टिसाइड्स या कोई भी हम ट्रैपिंग नहीं कर रहे, नेटिंग नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल हो जाएगा। क्योंकि जो भी पेस्ट हैं जो हमारे फील्ड्स और क्रॉप्स में आए हैं या ऑलरेडी वहाँ पर उनका नेटिव है या वो इंट्रोड्यूस्ड है, दोनों ही कंडीशंस में अगर हम उनको डिस्टर्ब नहीं करते तो उनका वो फेवरेबल हो जाता है, क्योंकि उसको वहाँ फूड मिल रही है, उसको शेल्टर है, उसका मेटिंग साइट भी है। तो इस तरह वो जो है परमानेंटली वहाँ पे हैबिटेट कंडीशनिंग की तरफ चले जाते हैं। इसकी एग्जांपल देखें, द कंस्ट्रक्शन ऑफ बरो सिस्टम्स ऑफ द ग्राउंड स्क्विरल्स, प्रेरी डॉग्स एंड पॉकेट गॉफर्स। ये जो एनिमल्स हैं स्क्विरल्स, प्रेरी डॉग्स, पॉकेट गॉफर्स, फिर ये क्या करते हैं उस लैंड में अपना बरो सिस्टम स्टार्ट कर देते हैं, और जब ये बरो सिस्टम स्टार्ट कर देते हैं तो इट इज़ हाईली डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल द पेस्ट और एलिमिनेट द पेस्ट फ्रॉम आवर लैंड। These pictures showing the burrow systems। देखें ये जो है एक्टिव स्क्विरल बरोज ऑन द लैंड साइड स्लोप, ये थोड़े डिस्टेंस पर ही इन्होंने लैंड पर क्या है अपने बरोज सिस्टम स्टार्ट किया हुआ है। एंड ये दूसरी साइड में जो पिक्चर है इसमें आप देख सकते हैं कि पॉकेट गॉफर है, ये जो है वो उसने बरो अपना लैंड में बना लिया है। सो ये इस तरह इनकी लैंड के ऊपर जो है वो हैबिटेट कंडीशनिंग की तरफ चले जाएंगे अगर जो है वो हम इसको डिलेड कंट्रोल करेंगे। इसीलिए इट्स गुड कि हम अपना जो क्रॉप्स को मॉनिटरिंग करते रहें और हम फोकस रखें, और अगर कोई भी पेस्ट वहाँ पर डैमेज कॉज कर रहा है तो उसको हम अर्ली डिटेक्ट कर दें। नाउ दिस इज़ द सेकंड अप्रोच, अंडरस्टैंड द बायोलॉजी ऑफ द वर्टिब्रेट पेस्ट रिलेटिव टू मैनेजिंग द प्रॉब्लम। इस अप्रोच में ये है कि हमने जो वर्टिब्रेट पेस्ट है उसकी बायोलॉजी को अंडरस्टैंड करना है ताकि हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। यानी कि जो पेस्ट है जो कि डैमेज कॉज कर रहा है, जब हम उसकी बायोलॉजी हमें पता होगी तो हम उसके अकॉर्डिंग मेथड अप्लाई करेंगे और फिर उस प्रॉब्लम से जो है वो हम ओवरकम उसको करेंगे। ईच पोटेंशियल वर्टिब्रेट स्पीशीज वेरीज इन बिहेवियर, डिस्ट्रीब्यूशन, फूड हैबिट्स, हैबिटेट रिक्वायरमेंट्स एंड लाइफ हिस्ट्री। अब बायोलॉजी में क्या चीज़ें आ जाती हैं, यही कि जितनी भी वर्टिब्रेट पेस्ट की स्पीशीज़ होती हैं, हर स्पीशीज़ का अपना जो है वो पैटर्न है, अपना बिहेवियर है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके फूड हैबिट्स और हैबिटेट रिक्वायरमेंट्स, लाइफ हिस्ट्री सब कुछ डिफरेंट हैं। ठीक है, अब बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर एक एनिमल की तमाम एक्टिविटीज़ जो कि वो अपनी लाइफ हिस्ट्री में परफॉर्म करता है, लाइक उसकी मूवमेंट है, उसकी रिप्रोडक्शन, उसकी फोरेजिंग, उसकी फीडिंग, ऑल एक्टिविटीज़ एन एनिमल परफॉर्म इन हिज लाइफ इज कॉल्ड एज बिहेवियर। तो हर एनिमल का बिहेवियर डिफरेंट होता है। और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि किसी लैंड पर जो एनिमल्स हैं वो किस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, क्लम्प्ड हैं, मीन के वो ग्रुप्स की फॉर्म में हैं, 3, 4, 5, 6 का ग्रुप है और वो डिफरेंट डिस्टेंस पे स्कैटर्ड हैं, या यूनिफॉर्मली हैं या रैंडम हैं।
ठीक है, ये उनके डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न होता है और ये भी हर स्पीशीज़ का डिफरेंट होगा। फूड हैबिट्स, अब फूड जो है वो हर जो पेस्ट होते हैं उनकी डिफरेंट हैं। किसी का जो है वो फेवरेट वीट होगा, किसी का मेज़ है, किसी का शुगर केन है, तो हर एक का फीडिंग हैबिट्स भी डिफरेंट होते हैं। और इसके अलावा नॉकटर्नल, डायर्नल, ये सारे इनके बिहेवियर में आ जाते हैं। हैबिटेट की रिक्वायरमेंट्स जो है वो हर एक स्पीशीज़ की डिफरेंट होती हैं। ये इन पिक्चर्स में दिखाया हुआ है, देखें सबसे टॉप पर जो बॉक्स है वो क्लम्प्ड का है कि एनिमल की डिस्ट्रीब्यूशन अगर क्लम्प्ड है तो वो 5 या 6 के ग्रुप्स में स्कैटर्ड हुए होते हैं। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एनिमल्स में मोस्टली नहीं होती, क्योंकि एनिमल्स जो है वो रैंडम होंगे या स्कैटर्ड होंगे या क्लम्प्ड की फॉर्म में होंगे, इतने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते किसी भी लैंड पर। अगर ये इस तरह होंगे तो ये ईजी होता है इनको डिटेक्ट करना, लेकिन ये इस तरह इस पैटर्न में होते नहीं है। रैंडम है, रैंडम में आप बॉक्स में देख सकते हैं कि वो स्कैटर्ड है, ग्रुप्स भी नहीं है, लेकिन उनका जो डिस्टेंस है वो आपस में ज़रा कम है, कम फासले पर है, लेकिन वो रैंडम है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स भी हर एनिमल स्पीशीज़ के डिफरेंट होते हैं। आप स्क्विरल्स की साइड पर जो पिक्चर है इसको देख सकते हैं कि इसमें ये बरो सिस्टम में दिखाया हुआ है कि ये है तो ग्रुप्स की फॉर्म में कोई 5 या 6 है। तो अगर ये इस तरह से इस लैंड पर कुछ कुछ फासले पर बरोज हैं या स्क्विरल्स के 3-4 ग्रुप वहाँ पर मौजूद हैं, तो ये क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूशन इनकी क्लम्प्ड होगी। ठीक है, तो इस हिसाब से हर स्पीशीज़ का अपना बिहेवियर, अपना जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन, सब चीज़ें डिफरेंट होती हैं। सेकंड पॉइंट इसमें आ जाता है फ्लक्चुएशंस इन द पॉपुलेशन ऑफ वर्टिब्रेट पेस्ट। अब हम सेकंड अप्रोच जो पढ़ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग द बायोलॉजी ऑफ द वर्टिब्रेट पेस्ट, उसमें हमने पहला पॉइंट क्या पढ़ा कि हर वर्टिब्रेट स्पीशीज़ की जो पैटर्न्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उनका बिहेवियर, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन, उनके फूड हैबिट्स, उनका हैबिटेट। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट इसमें यही है इनकी बायोलॉजी में कि ये जो पॉपुलेशंस होते हैं इनकी नंबर में जो है ना फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं। Many species can also change their normal population parameters to compensate for the loss of individuals. Given these differences and responses in vertebrate pest populations, these factors need to considered for control efforts to be effective. अगर हम जो है वो स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, तो हमें ये जो पैरामीटर्स हैं स्पीशीज़ पॉपुलेशंस के, उनको जो है अगर उनका हमें नॉलेज होगा तो हम अपना जो स्ट्रेटजी है उसको बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। आप इस डायग्राम में आप देखें कि पॉपुलेशन है, अगर बर्थ रेट ज़्यादा हो रहा है तो पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ करती है। सिमिलरली इमिग्रेशन अगर हो रही है तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, लेकिन अगर डेथ्स हो रही हैं और एमिग्रेशन हो रही है तो पॉपुलेशन साइज जो है वो डिक्रीज कर जाता है। और ये बर्थ, डेथ, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, ये क्या है, पॉपुलेशन पैरामीटर्स हैं। तो जो एक स्पीशीज़ होती है, स्पीशीज पॉपुलेशन जो है वो अपना ये जो पैरामीटर्स हैं उनको कंपनसेट करती रहती है। और जितना हमें इन पैरामीटर्स के बारे में हमें पता होगा, बर्थ मीन कि हमें उनका नॉलेज होगा कि ब्रीडिंग सीजन उनका कब है, कब उनका बर्थ रेट ज़्यादा हो रहा है, तो हम अगर तब अपना जो है वो अपने क्रॉप्स को उनसे महफूज कर लेंगे या हम कोई मेथड उस टाइम पर अप्लाई करेंगे तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। दूसरा ये कि हमें पता होगा कि उनका माइग्रेटरी पीरियड्स और सीज़न कौन कौन से हैं, कि कब जो है यहाँ पे माइग्रेशन करके एनिमल्स आ सकते हैं, तो हम उस हवाले से अपनी प्रिपरेशन करेंगे। तो ये जो पॉपुलेशन के पैरामीटर्स हैं, अगर हमें इसकी हाउनो होगी तो हम बहुत अच्छे से जो अपनी पेस्ट कंट्रोल जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं डिफरेंस एमिग्रेशन और इमिग्रेशन का। एमिग्रेशन में आप देखिए कि एक वाइट बर्ड जो है वो अगर एक पॉपुलेशन 1 से जो है उसको छोड़कर उससे माइग्रेट करके पॉपुलेशन 2 में जा रहा है, तो एमिग्रेशन क्या है, इफ़ एन एनिमल मूव फ्रॉम एन एरिया इट इज़ कॉल्ड एज एमिग्रेशन। और अब दूसरी तरफ देखें इमिग्रेशन क्या है, जब ये बर्ड जो है वो पॉपुलेशन 2 में आ रहा है, मीन्स एन एनिमल और बर्ड मूव into an area, into a new area is called as immigration. इसको यहाँ पर डिस्कस करने का मतलब ये है कि माइग्रेशन, जिसमें एमिग्रेशन और इमिग्रेशन आ जाता है, ये क्या है कि ये बर्ड्स का, ये एनिमल्स का, ये पेस्ट का एक बिहेवियर है।
तो हमें इसका भी जो है वो जितना ज़्यादा नॉलेज होगा हम उतनी ज़्यादा अच्छी जो है अपनी स्ट्रेटजी तैयार कर सकते हैं. Animals that reproduce seasonally exhibit annual cycles. During the reproductive period, birth rates exceeds death rates and the population increases. When reproduction ceases, death rates increases and the population declines until the next breeding season. इसका मतलब ये है कि कुछ जो है वो एनिमल्स एनुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, मीन्स साल के कुछ स्पेसिफिक मंथ्स आते हैं जब वो उनका जो है होता है ब्रीडिंग सीजन. तो जब जिन एनिमल्स का या बर्ड्स का जो ब्रीडिंग सीजन आता है साल के कुछ महीनों में, फॉर एग्जांपल अगस्त सितंबर है अगर, तो उन 2 मंथ्स में और उससे कमिंग मंथ्स में फिर क्या होगा कि किसी भी पॉपुलेशन का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर जाएगा. एक्सीड्स देन डेथ रेट्स, हम ये नहीं कहेंगे कि वहाँ पे डेथ नहीं हो रही है, लेकिन डेथ से जो है वो उसका बर्थ रेट एक्सीड कर जाएगा उस टाइम पे जब उनका ब्रीडिंग सीजन होगा. लेकिन नेक्स्ट में क्या है, व्हेन रिप्रोडक्शन सीजेस डेथ रेट्स इंक्रीजेस एंड द पॉपुलेशन डिक्लाइंस अंटिल द नेक्स्ट ब्रीडिंग सीजन. मतलब ये कि जब उनका ब्रीडिंग सीजन तो गुजर चुका है, जितना भी पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज होना था हो गया है, अब फर्दर उनमें कोई साइज जो है वो नंबर इंक्रीज नहीं होगा उनकी पॉपुलेशन में. अब हमने डेथ की बात करनी है कि पॉपुलेशन में डेथ रेट इंक्रीज कर जाएगा. कैसे कि ब्रीडिंग सीजन तो ख़त्म हो चुका है, अब अगर उस पॉपुलेशन में वहाँ पर फूड डेफिशिएंसी हो जाती है, क्लाइमेट या वेदर वहाँ पे फेवरेबल नहीं रहा, वहाँ पर उनके जो है वो फूड शेल्टर अवेलेबल नहीं है, कोई डिजीज़ आ गई है या प्रेडेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उनका साइज़, पॉपुलेशन साइज़ ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा. द फैक्टर्स दैट अफेक्ट दिस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में इंक्लूड इमिग्रेशन, डिस्पर्सल, वेदर, हैबिटेट डिस्टर्बेंसेस, डिजीज एंड प्रेडेशन. ये वही फैक्टर हैं. इमिग्रेशन आप देख सकते हैं, मतलब अगर एक एरिया से एक एनिमल दूसरे एरिया में चला गया तो जिस एरिया में गया है तो फिर वहाँ पे पॉपुलेशन साइज इंक्रीज हो जाएगा. डिस्पर्सल वही है कि उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, क्लम्प्ड है, यूनिफॉर्म है और रैंडम है. वेदर और हैबिटेट डिस्टर्बेंसेस, डिजीज़ एंड प्रेडेशन, ये सारा जो है फैक्टर्स कंट्रोल कर रहे होते हैं. हैबिटेट डिस्टर्बेंस क्या है? एक हैबिटेट क्या होता है? एक सूटेबल इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे एनिमल को उसके तमाम जो उसकी नीड्स हैं वो वहाँ पर उसको मिल रही होती हैं. उसका फूड, उसका शेल्टर, उसका मेटिंग साइट्स वहाँ पर होंगी और क्लाइमेट भी फेवरेबल है, उसे प्रेडेशन का कोई डेंजर नहीं है, ठीक है, और कोई भी जो है वो किसी किस्म की वहाँ पर डिफ़िकल्टीज़ नहीं है, हर चीज़ अवेलेबल है, सनलाइट है, तो वो उसका एक कह लें कि उसका एक फेवरेबल हैबिटेट है. लेकिन अगर वो हैबिटेट डिस्टर्बेंस हो जाएंगी तो फिर जो है वो या तो वहाँ से इस्केप कर जाएगा, इमिग्रेट कर जाएगा, तो जिस वजह से फिर पॉपुलेशन का ये जो पैरामीटर्स हैं ये फ्लक्चुएट करते रहते हैं. कभी पॉपुलेशन का साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है और कभी उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है. ये देखें, इफ़ेक्ट्स ऑफ वेदर. इफ़ द पॉपुलेशंस आर हाई, damage increases markedly during a dry growing season. Damage to crops is reduced during years of abundant moisture and when native forage is available. अब ये हम पॉपुलेशन के ऊपर देख रहे हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ वेदर, कि वेदर कंडीशंस का पॉपुलेशन पे क्या जो है वो असर होता है. जब ड्राई होता है, ड्राई ग्रोइंग सीज़न है, तो फिर वहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ होती है, और जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ है तो फिर वो क्या करेंगे, एज अ पेस्ट क्रॉप्स को, फील्ड्स को डैमेज करेंगे, उसके ऊपर फीड करेंगे, तो अल्टीमेटली उसको डैमेज करेंगे. डैमेज टू क्रॉप्स इज रिड्यूस ड्यूरिंग ईयर्स ऑफ अबंडेंट मॉइस्चर. दूसरी बात अब वेदर में ये है कि अगर रेनी सीजन्स हैं या मॉइस्चर जो है वो अबंडेंट अमाउंट उसकी वहाँ पर अवेलेबल है इन्वायरमेंट में, तो वो क्रॉप को डैमेज नहीं करेंगे. एंड फाइनली व्हेन नेटिव फॉरेज इज़ अवेलेबल, अगर एक पेस्ट है जो कि हमारे क्रॉप लैंड में उसकी शेल्टर नहीं है, उसका नेटिव लैंड जो भी है उसका हैबिटेट है, वहाँ पर अगर उसके लिए फूड, शेल्टर, ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल है, तो फिर हमारे क्रॉप को डैमेज वो नहीं करेगा, क्योंकि वो वहाँ पे आएगा ही नहीं हमारे क्रॉप्स एरिया में, क्योंकि उसके नेटिव एरिया में उसके लिए हर चीज़ अवेलेबल है. तो ये इफ़ेक्ट्स होता है कि किस तरह वेदर की वजह से भी जो है वो पॉपुलेशन इंक्रीज़ करती है या डिक्रीज़ करती है पेस्ट की. अब माइग्रेशन या सीजनल मूवमेंट की बात करते हैं. डैमेज में कोइंसाइड विद सीजनल माइग्रेशन ऑफ द ब्लैक बर्ड्स, वाटरफाउल, cranes, etc. Migrating birds may have the greatest impact on ripening crops in late summer and fall.
अब ये सीजनल मूवमेंट का बता रहे हैं कि जिस सीज़न में या जिन मंथ्स में माइग्रेटरी बर्ड्स माइग्रेशन करते हैं उस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है हमारी राइपनिंग क्रॉप्स को, क्योंकि अगर वो माइग्रेट कर रहे हैं और उनके माइग्रेटरी पाथवे के अंदर हमारा कोई क्रॉप्स आ गया है, राइपनिंग क्रॉप्स हैं वहाँ पर, तो फिर ये क्या करते हैं, और अगर उनका क्रॉप्स वो फेवरेट है, ठीक है, अट्रैक्टिव है उनके लिए, तो फिर तो वो हमारे उस क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा डैमेज करेंगे। तो सीजनल मूवमेंट माइग्रेटरी बर्ड्स की बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं हमारे क्रॉप्स को। हाउ टू ओवरकम, हम इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं? नॉलेज ऑफ द ड्यूरेशन and the season of the damage impact and the activity patterns of the pest are important in determining the degree of control needed। अगर हमें ये इंफॉर्मेशन, ये नॉलेज होगी कि कितने ड्यूरेशन, मतलब कितने टाइम पीरियड में, कितने साल के वो महीने हैं कि जिसमें हमारे क्रॉप्स को डैमेज हो सकता है, या हमें सीज़न पता हो कि किस सीज़न में, फॉल, स्प्रिंग, जो भी सीज़न में वो डैमेज हमारा ज़्यादा होता है, तो अगर हमें ये इंफॉर्मेशन है तो हम अपने क्रॉप्स को जो है वो पेस्ट डैमेज से बचा सकते हैं। किस तरह बचा सकते हैं, नेक्स्ट इसके एग्जांपल देखते हैं। अपने क्रॉप्स को जो है वो सीजनल मूवमेंट ऑफ द एनिमल्स, उनके डैमेज से हम कैसे बचा सकते हैं? मॉडिफिकेशन ऑफ द क्रॉपिंग सिस्टम्स कैन हेल्प टू लिमिट डैमेज। If crops attractive to migratory forms of sparrows occurs on their migratory paths, they often receive severe damage. By altering planting and harvest dates, it is possible to escape bird attack. Planting of cereal crops resistant to bird damage on the migratory pathway may also be helpful। अब ये वही बात है कि हमने मॉडिफिकेशन कर लेनी है अपने क्रॉपिंग सिस्टम में। जो सीजन्स माइग्रेटरी बर्ड्स के हैं, हमने या तो डेट्स चेंज कर देनी है अपनी कल्टीवेशन की, या हम क्या करेंगे कि माइग्रेटरी पाथवे का क्रॉप, ये जो लैंड है, हम उसको यूजलेस तो नहीं कर सकते कि हम वहाँ पे कल्टीवेशन ही नहीं करेंगे क्रॉप्स की। फिर हम क्या करेंगे, हम अल्टरनेटिव क्रॉप वहाँ पे जो है वो कल्टीवेशन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है सीरियल क्रॉप्स की, जो कि बर्ड्स के लिए इतनी जो है वो फेवरेट नहीं है, तो फिर हम माइग्रेटरी पाथवेज में कोई रेजिस्टेंट क्रॉप लगाएंगे कि जिसकी वजह से हमारा डैमेज कम हो। इसके एग्जांपल है ऑर्न्ड मिलेट्स एंड हाई टैनिन कंटेंट शुगर सॉर्गम हैव बीन फाउंड लेस अट्रैक्टिव टू बर्ड्स। ठीक है, अगर हम माइग्रेटरी पाथवेज में ये मिलेट्स या सॉर्गम जो है वो अपना प्लांटिंग करेंगे, तो ये जो है वो ओवरकम कर सकता है हमारे क्रॉप्स के डैमेज को। अब जो है वो बात हमने करनी है कि अगर हमें सीजन्स का या टाइम पीरियड पता होगा कि किन किन सीजन्स में और टाइम पीरियड में हमने अपनी क्रॉप्स को प्रिवेंट करना है पेस्ट से, तो ये काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। प्रोटेक्टिंग ट्री सीडलिंग्स from damage by deer browsing may be necessary for 6 months during each year for a decade, whereas protecting grains from waterfowl damage may be only necessary for 2 to 3 weeks every other fall। अगर हमने अपने ट्रीज़ जो है अभी उनके सीडलिंग्स हैं, मतलब यंग वंस प्लांट्स हैं, उनको हमने बचाना है डियर ब्राउजिंग से, मतलब वो घास चारा वगैरह उसके करने के लिए हमारे क्रॉप्स में आ सकते हैं। तो हमने क्या करना है कि ये डियर ब्राउजिंग से हमें 6 मंथ्स के लिए उसको प्रिवेंट करना होता है, जब तक वो सीडलिंग की फॉर्म में। ठीक है, हम डियर से उसको प्रिवेंट कर सकते हैं फेंसिंग लगाकर, ट्रैप लगाकर, नेट्स लगाकर। तो अगर हमने साल के यानी कि या 10 सालों में हमने कुछ 6 मंथ्स जो है वो लगा लिए हैं, उसको प्रिवेंट कर लिया है, तो बाद में जब वो सीडलिंग्स एडल्ट ट्री बन जाएंगे, मैच्योर ट्री, तो हमें कोई ख़तरा नहीं होगा ब्राउजिंग का। दूसरा, वेयर एज प्रोटेक्टिंग ग्रेन्स फ्रॉम वाटरफॉल डैमेज मे बी ओनली नेसेसरी फॉर 2 to 3 weeks एवरी अदर फॉल। और अगर हमने ग्रेन्स को बचाना है वाटरफॉल्स के अटैक से, तो हमें उनका पता है कि ये फॉल सीज़न में माइग्रेट करेंगे, तो 2 to 3 weeks हमने प्रिवेंशन करनी है, हमने उसको मॉनिटरिंग करनी है अपने क्रॉप्स की कि वहाँ पे कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। All species exhibit unique requirements and life patterns. The more information you have regarding a species and its requirements, the more effective your management program will be। ये इसकी समरी कर रहा है सेकंड पॉइंट की कि हमने क्या करना था, अंडरस्टैंड द बायोलॉजी ऑफ द वर्टिब्रेट पेस्ट। हमें अगर उसकी बायोलॉजी मीन्स उसके बिहेवियर में उसकी माइग्रेशन भी आ सकती है, उसकी ब्रीडिंग भी आ सकती है,
उसकी जो है वो उसके अलावा बिहेवियर के बाद उसकी डिस्पर्सल, उसकी मिग्रेशन, उसके फूड हैबिट्स और उसके हैबिटेट्स का अगर हमें फुल नॉलेज होगा तो, और हमें सीजन्स के टाइम्स पता होंगे कि कब जो है वो माइग्रेटरी सीज़न है, तो हम इन सारा ये जितना हमारे पास इंफॉर्मेशन होगा और हमें उसकी बायोलॉजी का पता होगा तो हम जो है वो अपने क्रॉप्स को प्रिवेंट कर सकते हैं और मेथड्स भी हम फिर उसी हिसाब से उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। हमारा लास्ट प्रिंसिपल और अप्रोच जो है वो पेस्ट मैनेजमेंट की, वो क्या है, नो द अल्टरनेटिव्स। ठीक है, फर्स्ट हमारा प्रिंसिपल क्या था कि हमने सबसे पहले क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है डैमेज पैटर्न को और रिकॉग्नाइज करना है कि कौन सी स्पीशीज़ एनिमल की कॉजिंग है, डैमेज कॉजिंग है। ठीक है, फर्स्ट हमने ये काम करना था। दूसरा हमने क्या किया कि हमें वर्टिब्रेट पेस्ट की बायोलॉजी की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिससे हम जो है वो अच्छी स्ट्रेटजीज तैयार कर सकते हैं। हमारा जो वर्टिब्रेट पेस्ट मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम है वो बहुत इफ़ेक्टिव हो सकता है। अब लास्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है वो क्या है, मेथड्स ऑफ कंट्रोल, कि हमने मेथड्स कौन से अप्लाई करने हैं। हमें बायोलॉजी भी पता चल गई है, हमने रिकॉग्नाइज भी कर लिया पेस्ट को। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जो हमारा फाइनल डिसीजन है वो कि हमने मेथड्स कौन से अप्लाई करने हैं वो होते हैं। विद इंक्रीजिंग रेगुलेशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस देयर आर मैनी मैनेजमेंट ऑप्शंस दैट नीड टू बी कंसीडर्ड प्रायर टू इम्प्लीमेंटिंग अ डैमेज मैनेजमेंट प्रोग्राम। अब हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन हमने चूज़ कौन सा करना है, हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी फॉलो करना है कि हम जो है वो किसी भी स्पीशीज़ को बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ करके उसको बिल्कुल ही ख़त्म नहीं कर सकते। तो हमने इन सारी चीज़ों को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी फॉलो करना है, हमने अपने एक्सपेंस भी देखने हैं, टाइम भी देखना है। इन सब चीज़ों को हमने फोकस करके फिर कोई एक चूज़ करना है अपना ऑप्शन। तो मैनेजमेंट ऑप्शंस इंक्लूड टॉक्सिकेंट्स, उसमें पेस्टिसाइड्स आ जाते हैं, फ्यूमिगेंट्स आ जाते हैं, केमिस्टर्लेंट्स, पॉइजन डस्ट एंड कॉन्टैक्ट पॉइजन। ये जो टॉक्सिकेंट्स हैं इनके डिटेल हम फर्दर इस जो है वो डिस्कस करेंगे जब हम कंट्रोल करेंगे पेस्ट कंट्रोल में। सेकंड क्या है, रिपेलेंट्स हैं एंड स्केरिंग डिवाइसेस हैं। थर्ड क्या है, ट्रैपिंग। ये सारे मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। ये डायग्राम में जो है वो आप देख सकते हैं, ये एक स्केयरिंग डिवाइस है जिसको हम सिंपली स्केयर क्रोज बोलते हैं, कि ये फील्ड्स में लगाया होता है, क्रॉप्स में लगाया होता है जिससे क्रोज को भगाया जाता है, वो स्केप कर जाते हैं। और ये जो है वो रैट के लिए भी ट्रैप लगाया हुआ है फील्ड्स के अंदर, हाउस माउस या हाउस रैट या जितने भी रेड्स अगर फील्ड्स में आ जाते हैं तो उनको कंट्रोल करने के लिए ट्रैप है। इस तरह बहुत सारे ट्रैप्स, नेट वगैरह भी लगाए जाते हैं। ये जो है थर्ड वन, उस डायग्राम में आप देखें कि रिकॉर्डर लगाया हुआ है जिसके अंदर जो है वो साउंड रिकॉर्ड किए होंगे आउल के, हॉक के, जो कि नेचुरल एनिमी है क्रोज का और स्मॉल बर्ड्स का। तो इसका रिकॉर्डिंग जो है वो बहुत यूज़फुल हो सकता है क्रोज को इस्केप करने के लिए। इसके अलावा प्रैक्टिकली ड्रम बीटिंग भी की जाती है, नॉइज़ क्रिएट किया जाता है, तो वहाँ से काफ़ी ये जो बर्ड्स वगैरह हैं वो इस्केप कर जाते हैं। मेथड्स हमने देखे, टॉक्सिकेंट्स हो सकते हैं, रिपेलेंट्स हैं, स्केरिंग डिवाइसेस हैं, ट्रैप्स हैं। फोर्थ वन पे है नेचुरल एनिमीज, जैकल्स, फॉक्सेस, जंगल कैट्स, मोगूस, आउल्स एंड हॉक्स प्रीडेट अपॉन वर्टिब्रेट पेस्ट, particularly rats and mice. But their role seems limited as they usually fail to pull the pest population down below the economic threshold. नेचुरल एनिमीज़ देखें, ये कॉस्ट इन पर बिल्कुल नहीं आएगी कि फील्ड में नेचुरल एनिमीज़ किसी भी पेस्ट के अगेंस्ट मौजूद होगा, लेकिन आप इसका देख सकते हैं कि वो उस थ्रेशोल्ड लिमिट पे पेस्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते उनकी पॉपुलेशन को, जो कि हमारे इकोनॉमिक लॉस से हमें बचाए। सो ये इस लिहाज से इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। Each option has advantages and disadvantages, cost and efficiency levels. Each option works well under the certain conditions and poorly in others. Every option should be considered when formulating a vertebrate pest damage management strategy. अब वो ये सारा जो है समराइज कर रहे हैं इसमें कि हर जो भी हम ऑप्शन यूज़ करते हैं, ये मेथड यूज़ करते हैं, उसके एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस, उसकी कॉस्ट और उसकी एफिशिएंसी के, मतलब वो कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और कितना कम इफ़ेक्टिव है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ मेथड्स जो हैं वो किसी पेस्ट के कंट्रोल में यूज़फुल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, और कभी जो है वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देते। तो जब भी हम कोई वर्टिब्रेट पेस्ट डैमेज
मैनेजमेंट स्ट्रेटजी तैयार कर रहे होते हैं तो हमने इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रख कर वो स्ट्रेटजी तैयार करनी है, ताकि हमारी कॉस्ट भी कम हो, हमारा टाइम भी कम कंज्यूम हो, और हम एक बेहतरीन इफ़ेक्टिव जो है वो वर्टिब्रेट पेस्ट कंट्रोल स्ट्रेटजी तैयार कर सकें। ऑप्शंस that minimize the use of pesticides are the real backbone of integrated pest management। ये हमने सारा जितना भी डिस्कशन किया कि हमने वर्टिब्रेट पेस्ट को कैसे कंट्रोल करना है, उसकी कुछ अप्रोचेस हैं। नंबर 1 कि हमने रिकॉग्नाइज करना है कि क्रॉप या फील्ड एरिया के अंदर कौन सा एनिमल है, कौन सी स्पीशीज़ है जो कि डैमेज कॉज कर रहा है। दूसरा ये कि हमें अगर वर्टिब्रेट पेस्ट की बायोलॉजी, उसकी जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी, उसके बिहेवियर, उसके डिस्पर्सल और उसकी मिग्रेशन माइग्रेशन, जितनी ज़्यादा हमारे पास उसकी इंफॉर्मेशन होगी बायोलॉजी की, उतना ज़्यादा हम जो है वो इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी तैयार कर सकते हैं। लास्ट पे हमने मेथड्स देखे, तो मेथड्स में ये है कि जो भी हम मेथड का ऑप्शन यूज़ करते हैं, उस ऑप्शन दैट मिनिमाइज द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स, कोई भी ऐसा मेथड जो कि हम उसमें कम से कम पेस्टिसाइड यूज़ कर सकें, वही मेथड जो है वो हम कह सकते हैं वो रियल बैकबोन है। कि हमने ऐसा मेथड लगाना है कि हमें लीथल मेथड की ज़रूरत ना पड़े, हमें पेस्टिसाइड कम से कम यूज़ करने पड़े, और हम अपने जो है वो क्रॉप को, हम अपने इकोनॉमिक लॉस को कम कर सकें और बहुत ज़्यादा कम कर सकें, और हमारा जो है वो पेस्टिसाइड हमने ज़्यादा यूज़ नहीं करने। यही जो है वो इसका कहने के एफिशिएंसी है पेस्ट मैनेजमेंट में, कि हमने पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा कम यूज़ करने हैं। होप यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्टिब्रेट पेस्ट मैनेजमेंट, कि हमने जो पेस्ट मैनेजमेंट है उसकी स्ट्रेटजीज तैयार की हैं तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। थैंक यू सो मच।